नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और इस वक्त मैं हूं आगरा के मशहूर सर्किट हाउस में। जो सर्किट हाउस करीब 121 साल पुराना है। 1900 वो साल था जब ये सर्किट हाउस बना। ऊपर लिखा है 1900 और आज हम हैं 2021 में। अंग्रेजों के जमाने का ये सर्किट हाउस। इस सर्किट हाउस को लेकर कई कहानियां हैं। बहुत सारे लोग आज यहां ठहरते हैं आकर। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 2018 में आकर रुके, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या बड़े बड़े अधिकारी आकर यहां ठहरते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी है कि सर्किट हाउस में योगी आदित्यनाथ 2018 में आए, उसके पहले 16 साल पहले राजनाथ सिंह आकर रुके। लेकिन बीच के 16 साल में योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के बीच में दो मुख्यमंत्री हुए, अखिलेश यादव और मायावती। वो यहां नहीं टिके और अखबारों में कुछ कतरने देखी जिसमें कहा गया कुछ मिथ है कि जो इस सर्किट हाउस में ठहरता है उसकी कुर्सी चली जाती है। अब मिथ वजह हो या कोई और वजह हो, 16 साल के बाद योगी आदित्यनाथ यहां कमरा नंबर 1 में ठहरे। आज भी कई अधिकारी रहते हैं और सुबह के वक्त इस सर्किट हाउस के परिसर में लगातार लोग, सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। और बहुत खूबसूरत परिसर है, हरियाली है, पेड़ है, मोर है, पेड़ पौधे के चारों तरफ पक्षियों की आवाजें आ रही है। लेकिन सुबह के वक्त ऐसे लोगों के साथ मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि यूपी में 5 महीने बाद चुनाव है। मैं लोगों का मन टटोलने आया हूं कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। ये वो लोग हैं जो सुबह सुबह वॉक करते हुए मुझे यहां मिल गए। शुरुआत उन्हीं से, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं मेरा मकसद तो ये है, क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहती है यूपी की जनता, ये समझना। सुबह सुबह ये लोग मॉर्निंग वॉक खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, मेरे कहने पर रुक गए। शुरुआत सबसे इधर से करते हैं। बुनियादी सवाल है, पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम चौधरी हाकिम सिंह सोलंकी। चौधरी साहब, हाकिम भी हैं, चौधरी भी हैं, सोलंकी भी हैं। तो सोलंकी साहब क्या चाहते हैं? 4-5 महीने बाद यहाँ यूपी में 6 महीने बाद चुनाव है, तो सोलंकी साहब कैसी सरकार चाहते हैं? अभी सरकार जो है वो, या कोई बदलाव चाहते हैं? हम निश्चित रूप से बदलाव चाहते हैं, लेकिन बेहतर बदलाव होना चाहिए। बुरे के लिए बदलाव ठीक नहीं है। असल में आम आदमी को कम से कम आप नौकरी नहीं दे सकते, तो कम मेडिकल और शिक्षा आम आदमी की आवश्यकता है, जो हर छोटे बड़े बीच के आदमी को जिनकी ज़रूरत पड़ती है। इन शिक्षाओं में हमने जो देखा है, महसूस किया है, विशेषकर कोरोना काल में, तो आम आदमी बहुत परेशान और त्रस्त रहा है। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, कहीं बेड नहीं मिले, कहीं मोबाइल नहीं मिली। तो कम से कम सरकार की प्रायोरिटी में शिक्षा और स्वास्थ्य तो होना ही चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव अच्छे के लिए होना चाहिए। तो वो किस संदर्भ में, क्या मतलब, कैसा बदलाव अच्छे के लिए होता? मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य है, लॉ एंड ऑर्डर में निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर हुआ है। मैं उसमें कहने में मुझे कोई दो राय नहीं। हालांकि मैं बीजेपी भक्त नहीं हूँ मैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में यूपी में बेटरमेंट हुआ है। तो फिर बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं? मैं शिक्षा स्वास्थ्य की विशेषकर बात कर रहा हूँ। नौकरी भी है, लोगों की जॉब भी है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। और हर व्यापार इन 2 साल में सरकार का टैक्स स्ट्रक्चर, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, टोल टैक्स हो, या किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक बिल हो, अनाप शनाप बढ़ा दिए गए हैं। आदमी के रोजी और रोजगार के अवसर बहुत कम हुए हैं, उसकी इनकम बहुत कम हुई है। आम आदमी बहुत परेशान है नीचे। अच्छा, मैं बाकी लोगों से बात करने से पहले, चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ हैं, जो आपने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बदलाव होना चाहिए, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर कर देगी? अब इसका जवाब हमें ठीक से मिल जाएगा, उस दिन आपके पास पहुँच जाएंगे हम। चलिए, अब बाकी लोगों से बात करें। इस बीच आपको बता दें, इस सर्किट हाउस के बारे में अभी किसी ने, आप में से किसी ने बताया कि कुछ पिलर वहां से ताज के पास से लाए गए? आप में से किसी ने? ये पिलर्स जो है वो रेड फोर्ट से मंगाए गए थे सर। ये वही पिलर हैं जो रेड फोर्ट के अंदर रखे हुए थे सर, आगरा के रेड फोर्ट पे। हाँ जी, आगरा फोर्ट के अंदर ये पिलर्स उसी ये जो 3 पिलर है इसकी बात कर रहे हैं, ये 3 पिलर है जो ये बता रहे हैं कि आगरा के रेड फोर्ट के अंदर से लाए गए। और मुगलों की राजधानी थी आगरा, और उसके बाद यहाँ से शिफ्ट हुई थी राजधानी। लेकिन फिलहाल अब सर्किट हाउस से वापस आपके पास, आपने सोलंकी साहब को सुना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव, आप किसकी सरकार, कैसी सरकार चाहते हुए, मौजूदा सरकार या कोई बदलाव? सर, सरकार तो पहले भी जो थी उन्होंने कुछ नहीं किया सर। जो आज सरकार है, अगर बदलाव लाने की कोशिश होगी तो तकलीफ तो होगी सर, सबको होगी। बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो बिल्कुल जीरो था यूपी के अंदर। क्राइम रेशियो बहुत हाई था। अगर मैं आज की तारीख में बोलूँ कि आपका स्वास्थ्य के अंदर प्रॉब्लम थी, तो जनसंख्या भी एक बहुत मुख्य कारण है। किसी को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा मैसिव तरीके से ये बीमारी आएगी और उसको हम सब सफ़र करेंगे। और इनफैक्ट हम ही क्यों कर रहे थे, अमेरिका के अंदर भी ये प्रॉब्लम हुई है, स्पेन में भी लाखों लाशें एक साथ जलाई गई। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान को दोष देना, और आज की तारीख में वैक्सीनेशन जिस
स्पीड से हुआ है, आई थिंक पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर नहीं हुआ है। तो आई थिंक हाँ, तकलीफ सबने झेली, हमने भी झेली, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, बट इसके लिए हम सरकार को दोष दें, इसके अंदर बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारी है। आज आप सदर जाइए, चाट गली में जाइए, वहाँ पर 100-200 आदमी खड़े हुए चाट खा रहे हैं, बिना मास्क के लोग खड़े हुए हैं, तो जिम्मेदारी हमें पहले लेनी पड़ेगी, सरकार पे उंगली उठाने से पहले। तो मेरा ये मानना है कि जो मौजूदा सरकार है, अच्छी सरकार है, काम करने का समय दीजिए। आपने पहले भी 70 लोगों को 70 साल से लोगों को चांस दिया है। अब अगर आदित्यनाथ जी कर रहे हैं सीएम साहब, तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अभी उनको मुझे लगता है कि कुछ समय और देना चाहिए। 2-3 लोगों से बात करते हैं, उसके बाद मुझे लगता है आपके पास फिर आऊँगा। आपका शुभ नाम? मैं पुनीत कलरा मेडिकल एसोसिएशन से हूँ। पुनीत, आप बताओ, आपने सुना, आप जाइएगा नहीं, अभी रुकेगा। हाँ, आप बताओ, जैसे इन्होंने कुछ बात कही, इन्होंने कहा बदलाव चाहिए, इन्होंने कहा जो सरकार है वही सरकार अच्छा काम कर रही है। पुनीत कालरा क्या चाहते हैं? एग्जैक्टली हमारे मेडिकल ट्रेड में अगर कहेंगे तो गवर्नमेंट के हम लोगों को बहुत सपोर्ट है। रीज़न मैन अगर आप ये कहें कि ऑक्सीजन की कमी रही, बेड्स की कमी रही, जैसा गौरव जी ने बताया कि वो हालात थे, हालात से निपटने के लिए सबको हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। पर हमारे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, समय समय पे रेट्स को नॉर्मल किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, एनटीटीवी रेंज है जिसको उसको पब्लिक के लिए सब फ्री किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने जो हमको जो सपोर्ट किया है फार्मा इंडस्ट्री को, आज तक की किसी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया है। नहीं, आप अपनी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बोल रहे हैं या सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? ये तो हो गया कि आपको लगता है कि फार्मा के लिए अच्छा काम किया, लेकिन बाकी एक नागरिक के तौर पर? सर, लॉ एंड ऑर्डर में 100% कंट्रोल है, तो वो बहुत बड़ा होता है। बेसिकली क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी लेडीज़ अगर कहीं जा रही हैं या हमारी फैमिली के लोग जा रहे हैं तो वो सेफ़ जाएं, और सेफ़ इस वक्त यूपी बहुत है। हर आदमी बोलेगा इस वक्त यूपी बहुत सेफ़ है, यूपी में क्राइम कंट्रोल बहुत कम हो गया है, इसलिए आई प्रेफर बीजेपी गवर्नमेंट इज़ गुड। चलिए, अब जरा चूंकि लेडीज की बात की, सेफ्टी की बात की, बेटा आप भी इधर आओ, बच्चे इधर आओ, चूंकि बहुत अहम बात इन्होंने की है। आपका शुभ नाम? जी, मैं एडवोकेट अनुराधा तिवारी। अच्छा, अनुराधा जी एडवोकेट हैं, अच्छी बात है। एक अच्छी बात यह है कि इस परिसर में घूमने वाले पढ़े लिखे, संभ्रांत लोग, कारोबारी लोग, हर तरह के लोग सुबह आते हैं। इसलिए अब तक मैं गांव में घूम रहा था, ऐसा शहरी इलाके में पहली बार इस तरह से है जहां मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, कम से कम इस चुनाव की यात्रा के दौरान। जी, अनुराधा तिवारी, तो उन्होंने जैसे कहा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, सेफ ज़्यादा विमेन फील करती हैं, और कुछ बदलाव की बात की, आप क्या सोचती हैं? सर, मेरा जो प्रोफेशन है वो संविधान का संरक्षक है, तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलूँगी। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, रंगदारी ख़त्म है। और आप देखें, आत्मनिर्भर भारत है, स्वदेशी वैक्सीन, वो भी एक नहीं 2-2 कंपनियों ने लॉन्च करी। और ना केवल हमने लॉन्च करी, हमने और देशों को सपोर्ट किया, हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया, और देशों को जो ज़रूरत थी वो हम अब आप देखिए हमारी इमेज क्या है इंटरनेशनली। आप लोग यहाँ रुकिएगा, जरा बात करेंगे, प्लीज 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 प्लीज, बीच में मत जाइए प्लीज। हाँ, सॉरी। तो आप देखिए ना इंटरनेशनली आजकल हमारी क्या इमेज है। अब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। हम डिपेंडेंट नहीं है कि कोई कंट्री हमारे को वैक्सीनेशन देगा तब हम लगाएंगे। एक बहुत बड़ी जनसंख्या का वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। एक बीच में रोक रहा हूँ अनुराधा, चूंकि बाकी लोग भी यहाँ सुन रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 2 स्वदेशी वैक्सीन है, आपको पता है कि ऑस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बनाया है सीरम ने। वो कोवैक्सीन एक इंडियन है, कोविशील्ड इंडियन नहीं है, इंडियन फार्मूला नहीं है, तो उसको आप स्वदेशी नहीं कह सकती हैं। तो प्रधानमंत्री स्वदेशी कहते हैं, और उसी तरह से अगर माने तो BMW, मर्सिडीज और ये जैगुआर सब स्वदेशी हो गया। नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया, हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी उसमें रहे। सर, 15-16 साल मैंने फार्मा की बेस्ट इंडस्ट्रीज में भी काम किया है एडवोकेसी से पहले, तो वो कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझती हूँ। आप देखो ना, हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी उसमें रहे। तो आप अगर हम इसे कह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका ने ठीक है हमें टेक्निकली सपोर्ट करा, लेकिन लोग हमारे भी थे उसमें, तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। स्वदेशी कहने में इसमें कोई शर्म नहीं है ना। तो आज आप देखिए 70s में अगर कोई बीमारी फैलती थी तो 20 साल में इतने लोग मर जाते थे, वैक्सीन आने में 25 साल लग जाते थे। यहाँ तो टाइम ही नहीं था सर। इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन आप देखिए ख़त्म हो रही है डेवलप्ड कंट्री की, तो हमारे योगी जी ने तो 2 महीने में कंट्रोल करके दिखा दिया। लेकिन यहाँ तो यूपी में ऐसा हुआ ना कि ऑक्सीजन के बिना मौतें, मथुरा से लेकर मुरादाबाद, आगरा का मुझे अभी डेटा नहीं पता है, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, हर जगह हॉस्पिटल के बाहर मौतें हुई। बेड नहीं थे, एडमिशन नहीं हो पा रहा था हॉस्पिटल में, जो ऑक्सीजन की कमी थी। ये मौतें तो हुई उस समय कोरोना 2 में। सर, आपका बिल्कुल ठीक है, आप मीडिया से हैं, आंकड़े आपके बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया तब लोगों ने गालियां दी, पूरा बंद कर दिया। प्रिकॉशन लेने का काम किसका था आप बताइए?
प्रिकॉशन लेने का काम तो हम लोगों का था ना, हमने कितना सपोर्ट किया अपनी गवर्नमेंट को। और जब वो स्ट्रेन आ गया, जब चिल्ला रहे थे 6 महीने से ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ लॉकडाउन के बाद एक केस के सिलसिले में मैं लखनऊ गई, वहाँ मैंने देखा अरे मोदी का दिया हुआ कोरोना है, कहाँ कोरोना है मैडम, कोई मतलब आप सोचिए कोर्ट परिसर में पढ़े लिखे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो मोदी जी थोड़ी ना आके मास्क लगाएंगे सर। लगाना तो हम लोगों को है ना, हमें सपोर्ट करना है अपनी गवर्नमेंट को। हम क्या करते हैं, हम केवल गाली देते हैं। हम अपने पार्ट पे क्या कर रहे हैं आप बताइए। 2 महीने में आप देखिए, आज आगरा में आप बताइए, आप हम आगरा की बात करते हैं, छोड़िए ऑक्सीजन प्लांट हमारा है या नहीं, कितने दिन में आप बताइए, आप मीडिया से कितने दिन में यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया था वो, है ना। तो आप हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, हमें पॉजिटिविटी देखनी है, नेगेटिविटी देंगे वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। चलिए आप बेटा पढ़ते हो किस क्लास में? 12th में। आपकी भी कोई राय है? मेरी राय ये है कि जैसे हमारा गवर्नमेंट कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि और हमारा डेवलप हो और हम इसको अच्छे से हम गवर्नमेंट का साथ दें, तभी तो वो हमारा साथ देंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि बस हम उनको सपोर्ट करें जिससे वो हमारे लिए बेहतर करें। चलिए ठीक है, ये आपकी बिटिया है शायद। हाँ चलिए, अब बाकी लोगों से भी बात करते हैं। एक बुजुर्ग भी आ गए, आप भी वॉक करने आए? हेलो। आप क्या सोचते हैं? 15 साल से आ रहा हूँ। आप क्या सोचते हो सरकार को लेके? सरकार बहुत बढ़िया है। हाँ। नेक बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया है। आज सरकार के ज़माने में हम हर आदमी सिर उठा के चल रहा है। कोई भी किसी प्रकार का कोई भी लोग कहते हुए नहीं रहे, लेकिन हमने तो अपने जीवन में वो देखा है कि कांग्रेस के ज़माने में गिरवी रखा था भारत, और आज वही देश मोदी के यहाँ गिरवी रखे। इससे बड़ा कौन? वही देश मोदी के यहाँ गिरवी रखे, समझा नहीं? समझे नहीं हो? जो देश मतलब वो कल इन्हें ये गुलामी करते थे, आज वो कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे कर रहे हैं मतलब? ये कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी एक तर्क है। आपका शुभ नाम? मैं देवेंद्र सिंह हूँ। देवेंद्र सिंह, आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ। तो देवेंद्र जी, आपने लोगों की राय सुनी। देवेंद्र सिंह क्या चाहते हैं सरकार को लेकर? सरकार को लेकर सबका मनसा यही होती है कि सरकार लोगों की वेलफेयर के काम करे, बेहतर करे। लेकिन जो भी पिछले लगातार सालों में देखा गया है और लोगों ने भरोसा जताया, बहुत सारी सीटें सरकार को मिली जो वर्तमान सरकार है, और लोगों ने सेंटर से लेकर नीचे तक सब भरोसा जताया, लेकिन लिटरली कहीं ना कहीं सरकार मुझे हर मोर्चे पे फेल होती नज़र आई। चाहे स्वास्थ्य का सिस्टम रहा हो, कोरोना लोगों ने देखा है, अभी हाल फिलहाल में आगरा में डेंगू चल रहा है, किसानों से जुड़ी समस्याएं हम लोगों ने देखी हैं, स्टूडेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे भी कहीं ना कहीं सरकार फेल है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, मैडम कह रहे हैं, मैडम जरा आइएगा, कल्पना तिवारी और अनुराधा तिवारी। हाँ मैडम कह रही थी लॉ एंड ऑर्डर पे, एक मेरे भाई भी कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग देख रहे हैं, आप तो महिला हैं, आसपास में ही मैं इतने आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। हाथरस वाला कांड था जिसपे ये भी कहा गया कि वो रेप नहीं था, लिटरली सीबीआई ने प्रूव किया कि वो रेप था। ये भी क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर है। उससे जुड़े हुए बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हैं, जैसे सरकार, कुलदीप सेंगर का मामला है, उन्नाव कांड है, बहुत सारे मामले हैं। अभी भी कानपुर में एक बच्ची को, 19 साल की बच्ची को 10वीं मंजिल से फेंक दिया गया है। उसका क्या दोष था? वो गरीब थी। ये लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आता है। और कोरोना के प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें तो सरकार की जिम्मेदारी व्यवस्था इकट्ठी करना था। मैंने देसी बनाया, स्वदेशी बनाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने व्यवस्थाएं क्या जुटाई, और उन व्यवस्था 22 लाशें मॉक ड्रिल में मार दी गई, वो भी गरीब थे। उसमें दोष किसका था? कहीं ना कहीं इसके लिए सिस्टम आज भी वो नीट एंड क्लीन है, पारस नीट एंड क्लीन है, हॉस्पिटल वो नीट एंड क्लीन है, कोई उस पर इंक्वायरी का ऐसा सेटअप नहीं है कि गाज गिर रही हो। 22 लोग सिर्फ 5 मिनट की मॉक ड्रिल में उसने मार दिए। यहाँ लोग सिलेंडर के लिए 2000 के सिलेंडर 20,000 में उन्होंने खरीदे। जिम्मेदारी किसकी थी? एडमिनिस्ट्रेशन की। सरकार कोई भी हो, चाहे समाजवादी हो या बीजेपी हो या बसपा हो, लोग सिर्फ सरकार से सुविधाएं चाहते हैं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर पे पूरे प्रदेश में अगर आप एक बार जाके सर्वे करा लें, क्राइम CRB का जो रिपोर्ट आई है क्राइम ब्यूरो की, उसमें हर रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। नहीं, अभी भी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें मर्डर में, रेप में यूपी नंबर 1 है। मैडम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेटिंग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की उन्हें बहुत बड़ी वो है, निष्पक्ष उन्हें बात कही होगी उनकी अपनी, लेकिन मैं वो डाटा आपके सामने रख सकता हूँ, वो मेरे पास भी अखबारों में है।
और अभी बाकी रिपोर्टें भी कहती हैं, वो रिपोर्टों में आप देखें, जाने पहचाने तो लगेगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद थी लोगों को, बहुत कुछ बदलना चाहिए था। एक बहुत अच्छा लोगों ने मैंडेट दिया था और उस मैंडेट के तहत लोग चाहते थे कि कुछ बहुत बड़े बदलाव हो, लेकिन जो धरातल के बदलाव हैं वो नहीं हुए। सिर्फ यही है कि भाई वैक्सीन है, वैक्सीन एक बूस्टर है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये इम्यूनिटी बूस्टर जैसे हम सब लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं, कोई सिंगल मास्क नहीं पहने हैं, लेकिन अभी मास्क मैंडेटरी है, कोई नहीं पहने हैं। ये अलग बात है कि वो हम गलती कर रहे हैं, गलती हम भी कर रहे हैं, लेकिन लिटरली एक चीज़ और आती है कि वो हमारा बूस्टर है। मैं यहाँ अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आया हूँ, मैं अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा हूँ, और बूस्टर मुझे अगर डोज से मिलेगा या मुझे अपनी एक्टिविटीज़ लाइफ से मिलेगा, वो कहीं से भी मिले, मैं ले रहा हूँ। तो इसके लिए सरकार ठीक है, जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदारी भी सरकार की है। मैं तो लेकिन ये बात सही है कि अब मैं भी अभी मास्क नहीं लगाया, मैंने भी, और आप लोगों ने भी नहीं लगाया, ये जिम्मेदारी हमारी भी है, ये मानते हुए। लेकिन जैसे भूल गया आपसे बात करते हुए, आगरा में पारस हॉस्पिटल में मौतों का मामला था, बहुत बड़ा मसला था, 20 से 22 मौतें हुई, और उस समय खबरें यही आई कि ऑक्सीजन के लिए मॉक ड्रिल हुआ था, ऑक्सीजन की कमी थी उस दौर में। बिल्कुल। और दूसरे कुछ सवाल इन्होंने कुछ आरोप लगाए सरकार पर। आप कह रही हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं, तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, लास्ट गवर्नमेंट जितनी भी रही है, तो आप बताओ मेरे को, इससे पहले क्या अपहरण नहीं होते थे, बलात्कार नहीं होते थे यूपी में? क्या नए बलात्कार शुरू हुए यूपी में? सर, तो बंद होने का रेशियो आप बताइए। मोदी जी, उनका काम एडमिन का कंट्रोल करना है, वो कर रहे हैं सर। आप ये तो अगर मैंने एक एक करके, हाँ। अगर मैंने गलती की है तो दूसरे को मैं क्यों यहाँ मेरी जगह आप क्यों लाएंगे? इसलिए लाएंगे कि मेरी गलतियाँ वो सुधारे, और गलतियाँ वो रिपीट होती रहेंगी तो फिर तो सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। सर क्राइम के अंदर नहीं, तो तो सर, आप- अगर आज की तारीख में सर क्राइम के अंदर अगर आप 4 साल में देखेंगे तो इनकाउंटर भी सबसे ज्यादा यहीं पर हुए हैं। यूपी इनकाउंटर के अंदर भी अच्छी इनकाउंटर हुआ है। कराया सर। आप कह रहे हैं ना एडवोकेट, मैं बताती हूँ, मैंने परसों एक हाथ जोड़ के कह रहा है, मैडम मेरे को जुडिशियल कस्टडी में दिलवाइए, रात को मार देंगे मुझे उठा के। और कितना भय चाहिए? अब आप बताओ मेरे को, भय तो कहीं ना कहीं है ना, कि अगर हम अंदर नहीं गए तो हम तो खत्म है। लेकिन अभी एनसीआरबी के डेटा की इन्होंने बात की ना, अभी एनसीआरबी का जो ताजा डेटा है उसके मुताबिक भी मर्डर और रेप में यूपी नंबर 1 है। सर क्राइम के अंदर भी और बिहार के अंदर भी यूपी का सबसे बड़ा दबदबा था सर, ये भी आप भी जानते हैं। पिछला क्राइम रेशियो देख लीजिए, आज के क्राइम रेशियो और उस क्राइम रेशियो का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, क्राइम आज हो सकता है कि बढ़ा हो या उसका नंबर हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में डकैतियाँ हुई हैं, स्पेशल डकैतियाँ हुई, आप मार दिया कुछ भी हो गया, वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है। एक बैंक डकैती हुई, बताते हैं आगरा की सबसे बड़ी बैंक डकैती है, 19 किलो सोना उसमें गया। पुलिस प्रशासन ने उसमें भले ही 2 या 3 लोग मार दिए, लेकिन लोगों में भय नहीं था, इसलिए डकैती पड़ी। कम से कम 5 डॉक्टर्स के यहाँ लूट हो चुकी है। अभी एक सर 2 दिन के अंदर डिस्क्लोज हो गया। मणिपुरम गोल्ड कांड जो हुआ था उसमें बिल्कुल डिस्क्लोज हुआ है सर। तो देखो, अच्छा सुनिए, हाँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कोई गोली मार दे, लेट मी एक्सप्लेन। अगर मुझे कोई गोली मार दे यहाँ पे और उसके बाद मेरी बीवी को न्याय मिले कि उसने जेल कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम खत्म हो गया। क्राइम जो क्रिमिनल्स थे उनमें भय नहीं है, वो मुझे यहाँ खड़े होकर गोली मार गए। इसका मतलब उनमें उससे कुछ मिनट पहले भय नहीं था, उसके बाद उनको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। या उसमें तो मेरी बीवी को सिर्फ ये गुड फील हुआ कि क्या हुआ कि मेरा पति का मर्डर हुआ और उसको जेल हो गई। ठीक, ये इससे नहीं, भय वो होता है, भय। बेहतर स्थिति तो हुई है सर। मैं ग्रामीण निवासी हूँ, यहाँ भी निवास करता हूँ, गांव में किसान हूँ, जाता हूँ डेली। तो ग्रामों में अभी स्थिति ये हो गई है कि हम 11 बजे रात में निकल आते हैं, 11-12 बजे अपनी गाड़ी से। पहले ये स्थिति थी कि कहीं कहीं चोट खड़े हैं, कहीं गाड़ी छुड़ा ली, कहीं मोटरसाइकिल छुड़ा ली। तो उससे अब ये आंकड़ों का तो हम नहीं जानते हैं कि मर्डर ज़्यादा बढ़े हैं कि कम हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी स्थिति बेटर तो हुई है। क्या करें? पुलिसिंग बहुत इम्प्रूवमेंट। सभा शासन में भी होती नहीं है तो चीजें। मैटर सापा का नहीं है। और प्रेजेंट सही हुई है, काफी सही हुई है। और चलते चलते आदमी की चेन स्कैनिंग होना, ये होना, गाड़ियां उठना, ये सारी चीज कम हुई है। मैं अपने एग्जाम्पल के साथ कह सकता हूँ मैडम। अच्छा एक मिनट, अब रोकता हूँ, अब एक सेकंड रोक। मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक मिनट। मैं अगर एक भी बात में इसमें जेन्युइन गलत कर, एनसीआरबी के डाटा आप गलत सिद्ध कर दीजिए। ठीक, आप क्राइम रेप एक अगर आप कम हो जाए, मैं आपके साथ हूँ, जीरो की बात नहीं है। अच्छा सुनिए, अब एनसीआर रियॉर्ड वाले के यहाँ पर पुष्पक शिबू टोले के अंदर एक पुष्पक मिठाई वाला है,
उसके यहाँ से उसने पैसे निकाले, सौदा लिया, मिठाई ली उसने, और उसकी जेब में से 25,000 रुपये उसने दे के निकाले। उसने 100 का नोट तो निकाला नहीं, उसने क्या करेगा, सारे पैसे निकाल लिए। बदमाश आया, सारे पैसे 25,000 रुपये सिगरेट छींट के ले गया उससे। चलो ऐसी घटनाएं होती हैं, सही बात है, क्राइम पर आज भी पूरी घटना है, आज भी कोई कम नहीं है, आज भी कौन सी गुंडे बदमाश। की फाइलों में तो मौसम गुलाबी है, हमारे लिए तो मतलब गुलाबी नहीं है। करप्शन पार्ट, एक सेकंड एक करके, हाँ क्या हिंदू मुस्लिम हारमोनी डिस्टर्ब हुई है। करप्शन अपना अनापशना, करप्शन कहीं पे एक लेवल कम नहीं हुआ, किसी भी स्टेज पे कम नहीं हुआ। और सोशल जो सामाजिक जुड़ता थी वो डिस्टर्ब हुई है। अब मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा कि गलती किसकी है। जो सोशल फैब्रिक था, जो सोशल यूनिटी और डिग्निटी की भारत बात करता है, उसमें कहीं ना कहीं डेंटिंग हुई है, डरा के हुई, कैसे भी हुई। आज मुझे एक पर्सनल किसी आदमी के सामने खड़ा कर दिया जाता है, फिर मुझे डरा दिया जाता है, इस तरह का। अभी कानपुर की एक घटना है, आप लोगों के संज्ञान, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए पीटा गया रिक्शे वाले। मैं एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते उसने क्या करा क्या नहीं करा, वो एक मुस्लिम था, भले अब भारतीय नहीं था क्या, वो उसकी बच्ची 6-7 साल की उसके पैरों से लटक के जा रही है, उसको मारा जा रहा है, वो चिल्ला। अगर मैं ह्यूमन बीइंग, इतना दर्द तो मेरे अंदर आता है कि उसकी बच्ची की आवाज़ में सुन लेता। नहीं, मैं तस्वीर देख के हम लोग अगर दहल रहे हैं तो वो पीटने वाला का सोच सकते हैं कितनी हैवानियत था, लेकिन उसकी बच्ची का दोष नहीं था, उसे भी घसीटा जा रहा है पुलिस प्रशासन में। ये कौन सा देश बन रहा है, कौन सा भारत बन रहा है। हम जिस भारत की कल्पना करते हैं, उस कल्पना में कहीं ना कहीं हम लोग हटके सोचें। उसमें ये ना सोचें कि ये अगर मुस्लिमों के नाम पे बात आ जाती है, मुस्लिम भी इस देश का सोलोमन पार्ट है, वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनली। मैडम आप इसको जज कर सकती है, रहेगा। मैं नहीं, आपको इंडिकेट नहीं कर सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन इक्वल राइट है। लेकिन सर 5.5 लाख कश्मीरी और 2 रातों में भगा दिए गए, तब इतने लिबरल इंटेलेक्चुअल एक नहीं बोला। आज भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अच्छा कश्मीर, एक मिनट, कश्मीरी भगा दिए गए तो उसके बाद उसी कश्मीर में साझा सरकार बन गई महबूबा मुफ्ती के साथ, 2.5 साल सरकार में रहे, उसके बाद फिर बाहर हुए, आज 7.5 साल से सरकार में है, इतने चुनाव लड़े, कश्मीरी को वहां हम रीएस्टेब्लिश करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, क्यों नहीं किया? क्या कुछ नहीं किया? देखिए सिर्फ वो एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के बार बार कश्मीरी की बात करना, क्या किया कश्मीरी के लिए इस सरकार ने 7.5 साल में क्या किया? बताइए ना। नहीं आप बताओ 7.5 साल में क्या किया? भाई बुला रहे हैं वापस, नहीं अगर सरकार पूरा कार्यकाल करती पीडीपी के साथ 5 साल, तब आप उसको ब्लेम कर सकते थे। अब महाराष्ट्र में भी आप देख ली ना, बीजेपी ने उसका संग समर्थन नहीं किया ना, मतलब अपनी आइडियोलॉजी पे तो एटलीस्ट है ना कि हमारी आइडियोलॉजी ये है। बहुत दिलचस्प बात आप बोल रहे, इधर आइए, युवा है आप, क्या नाम है आपका? जतिन मदानू में पहले आप जिसको आतंकवादी कहो, पहले जिसको देश के दुश्मन कहो, पाकिस्तान गद्दार कहो, उसके साथ 2.5 साल सरकार चला लो, और 2.5 साल बाद ना बने दोनों की तो अलग हो जाओ तो कहो हमने नैतिकता का सवाल। ये तो नहीं हो सकता। आप जिसको चोर डकैत बोल के उसके साथ आप दिन रात पूजा पाठ साथ करिए, उसके बाद बोले आप चोर है। ये तो जब साथ थे तब क्या था? बिल्कुल सही। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसी नहीं, मैं सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। मोदी ने ही जेल में डाला उसको, मुफ्ती मोहम्मद। दोनों काम मोदी जी ने किया, सरकार भी उसी के साथ बनाया, सरकार बनाने के पहले आतंकवादी भी उसी को कहा। ये तो सर एक राजनीति। अच्छा चलिए, लेकिन हम कश्मीर पर बहस ना करें, हम यूपी आए, मुद्दा वो यहाँ जो इन्होंने उठाया, हाँ उस बहस में कहीं जाएंगे नहीं। मुद्दा इन्होंने जहाँ से उठाया कि क्या ऐसी स्थिति है कि मुसलमानों के प्रति एक नफरत का माहौल इस देश में और इस प्रदेश में बढ़ रहा है, एक खाई, एक दरार चौड़ी हो रही है, जो जिसका जिक्र इन्होंने किया है कि नहीं, बताइए। सर देखिए, दरार है या जिस तरह से कि पढ़ा लिखा इंसान नहीं मानता, क्योंकि मैं इक्विवेलेंट मुस्लिम्स मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, हम एक ही प्रोफेशन में हैं, तो हमारे मन में कोई द्वेष भावना नहीं है सर। अगर मैं उतना दोषी मैं मानता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमानों के बारे में बुरा बोलते होंगे, लेकिन मुसलमानों पे हैदराबाद की स्पीचेस आपने सुनी होंगी कि उन्होंने हिंदूज़ के बारे में क्या बोला। देखिए वो लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर आज भी हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं या हमारी फैमिलीज हैं, सब हमारे फ्रेंड्स हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके मुझको कहेगी मुसलमान ऐसे मार दो, नहीं, मैं भी रोटी के लिए लड़ रहा हूँ। हैदराबाद वाले महाशय उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, अगर वो गलत भाषा बोलते हैं, गलत भाषा की इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक भाषा का सदुपयोग नहीं करते हैं, क्यों सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है? क्यों फ्री छोड़ दिया है उनको? किसने रोका है? नहीं, बी हो या सी हो डी हो, किसने रोका है उनको? आप जिनका इंडिकेट कर रहे हैं हैदराबाद में वो भाषा बोल रहे हैं, हैदराबाद में जब्त कर लो उनको, आप उनको पैक अप करके जहाँ भेजना चाहते हो भेज दो, लेकिन कम से कम उनके नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश को मत डराइए। हम लोगों को डराने का जो मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, उनका सिर्फ यही दोष है कि वो मुसलमान। और मैं क्यों मुसलमान की बात करता हूँ? मैं तो ये कहता हूँ किसान सुनाई नहीं पड़ रहा है,
किसान चिल्ला रहा है बॉर्डर पे, नहीं सुनाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर उत्तर लखनऊ की तरफ मुंह किया तो इतना बड़ा डंडा है वो किसान आपको पैदा करके देता है, उसके दर्द को कभी वो एमएसपी की बात कर रहा है सिर्फ, वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि आप एमएसपी को वैल्यू मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बना दीजिए, आप उसको कंपलसरी कर दे, नहीं कर रहे हैं। आलू बिका है क्या? यहाँ कितने किसान है बता दें, आलू अगर एमएसपी पे बिका हो, एमएसपी पे बिका नहीं, वो तो गेहूं ही 1975 पे कितना एमएसपी पे बिका। गाय और बंदर पूरे यहाँ कई कई जिलों में नाश किए हुए हैं, किसान की ऐसे किए हुए हैं, किसान रो रहा है असल में। अच्छी खासी पक्की फसल उसकी, जो मैं भी किसान बैकग्राउंड से हूँ, एक कुछ नहीं छोड़ते, इतने जानवरों के झुंड, आवारा गायों के, राणों के झुंड, और घरों में बंदर नहीं रहने देते। यहाँ भी नहीं रहती, यहाँ भी आप आ जाते हैं। बात चूंकि इन्होंने एक बात छेड़ी, आप भी आगे आइए जरा। देखिए, इस मुल्क के जैसे वाशिंदे नागरिक हिंदू हैं, वैसे मुसलमान हैं, सिख ईसाई, हम लोग यही बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बचपन से तो जुबान पे ऐसा रटा हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ABCD की तरह कि वो ऐसे ही जहन में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है जो इनसे मैंने पूछा कि 5-7 सालों में, ये हैदराबाद का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपके पास साक्षी महाराज से लेकर रामजादे कहने वाली मंत्री से लेकर और गिरिराज सिंह से लेकर दर्जन भर गिनाऊं, और योगी के आदित्यनाथ के यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं 2001, 2, 96, 95, देख लीजिए। तो अगर उधर एक है तो आपके पास भी 5-7 हैं, वो आप किसी एक का जिक्र करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऐसा माहौल नहीं है कि बहुसंख्यक को डर बैठाया जा रहा है कि मुसलमान सड़क पर आ जाएंगे, तालिबान हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ का भी कल या परसों का भाषण है कि तालिबानी मानसिकता वाले लोग। कैसे ये डर का माहौल बनाया जा रहा है, ये बन रहा है या नहीं? सर देखिए, उन लोगों का काम है हम लोगों को डराना, और हम लोग डरते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बिकॉज माई वाइफ इज़ मुस्लिम एंड आई एम अ हिंदू। मेरे घर में गीता और कुरान दोनों चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी बात कही। मेरे घर में दोनों चीज़ें होती हैं, तो मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे उस घर में रहना है और उसको मेरे घर पे रहना है। तो हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे इन लॉज वाले हैं, उनसे बड़ा अच्छे रिलेशन है, मेरे फ्रेंड सर्कल में बड़ा अच्छे रिलेशन है। तो उनका काम है डराना, वो आपको डराते हैं, बरगलाते हैं, आप लोग उनकी बातों में आते हैं। तो आप लोगों को सोचना है, आपकी अपनी सोच पे सब कुछ डिपेंड होता है। दैट्स इट। क्या शुभ नाम हो आपका? पुनीत कालरा। पुनीत कालरा। हाँ, जो भी आपने तालिबान वाली बात कही, मैं कि देश को तालिबान से डराया जा रहा है, तालिबान से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो अफगानिस्तान है, लेकिन तालिबान को मैं कोरिलेट करना चाहूँगा कि तालिबान है क्या? रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, वो अपने रिलीजन को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं और उसको स्ट्रांगली मनवाना चाहते हैं। तालिबान को प्रोपोगेट भारत में कर कौन रहा है? रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की तरफ लेके कौन जा रहा है? मैं अडामेंट हो जाऊं अपने रिलीजन को लेके, बात बता कौन रहा है? मैं तालिबान को पैर जमाने के लिए कह कौन रहा है हिंदुस्तान में? मुझे तालिबान के नाम से डराया जा रहा है, लेकिन तालिबान का पैदा लगा भारत में कौन रहा है? हिंदुस्तान में लगा कौन रहा है? वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि उनकी शरीयत माने, उनके जो कानून जो रिलीजन कहता है वो माने जाएं। आज मैं भी, मेरा देश भी कहीं ना कहीं प्रोपोगेट हो रहा है इस पर कि मैं अपने धर्म के प्रति इतना ऑर्थोडॉक्स हो जाऊं, इतना मतलब मेरा माइंड मेकअप ऐसा कर दिया जाए कि बाहर के व्यूज़ के लिए मेरे रास्ते बंद हो जाएं। स्कूल्स बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं, क्यों नहीं खोल देते हैं आप? कोरोना, यहाँ इतने सारे लोगों में किसी में कोरोना नहीं है। मैं बगैर मास्क के रोल रहा हूँ, मेरी बेटी उड़ रही है बगैर मास्क, स्कूल भी जा सकती है। 2 साल में पिछड़ा भारत 20 साल से पहले वापस नहीं लौटेगा। आप किसके नाम पर डरा रहे हैं? रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी वहाँ रहने दीजिए उसको। आज पाकिस्तान के नाम पे आप डराते हैं, आपको पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करना पड़ा। आप पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज़ करके अमेरिका जा रहे हैं और आप हमें पाकिस्तान के नाम पे डराते हैं। अलीगढ़ में आप खड़े कह के कहते हैं कि मेरे पिताजी के संबंध बहुत अच्छे थे यहाँ ताले वालों से, यहाँ के ताले अलीगढ़ जाया करते थे। आप जो आएंगे वो कह देंगे, और फिर हमसे ये कहेंगे कि नहीं, आप उत्तर प्रदेश में एक सीट खाली हुई थी अमर सिंह के जाने के बाद राज्यसभा, आपने एक मुसलमान को भेजा, और हमसे कहते हैं कि मुसलमानों से नफरत करिए। हमसे कहते हैं कि आपको डरा रहे हैं, वो आपकी बेटियों को ले जाएंगे, आपकी बेटियों को मतलब ये कर देंगे। कौन सा मुसलमान है जिसने मैं मुसलमानों की बात नहीं, मेरी जाति बिरादरी में भी ऐसे लोग हैं जो चोरी करते हैं। मेरी जाति बिरादरी में ऐसे लोग हैं जो भूखों मरते हैं। मेरी जाति बिरादरी में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, लेकिन मैं उनके घर की रोटी की उसकी चिंता करूं, मैं उन्हें समझाने की चिंता करूं। मुझे सिर्फ ये कह दिया जाता नहीं, इनको मरने दो, बाकी उनको देखो। मैं तालिबान के नाम पर देश को क्यों डरा रहा हूँ? तालिबान क्यों आ रहा है देश में भाई?
वो अफगानिस्तान की सीमा है। आप तालिबान से इतने डर गए कि तालिबान के ऊपर से नहीं निकल पाए। नहीं, नो, डरने की बात नहीं है। अब आप सही कह रहे हैं, बहुत संजीदगी से कुछ बातें इन्होंने रखी। दरअसल तालिबान का जिक्र करके सरकार, चाहे योगी बोलते हो, चाहे बीजेपी के नेता बोलते हैं, चाहे बीजेपी के दर्जनों प्रवक्ता चैनलों पर बोलते हैं, दरअसल एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं कि जैसे वहां तालिबान है वैसे हिंदुस्तान में तालिबानीकरण होगा। ये कहकर आप एक धर्म को टारगेट करते। कट्टरपंथ कि आपने बोला कट्टरपंथ एक शंभू रैगर नाम का आदमी राजस्थान में सर काट देता है किसी के, और उसके साथ तस्वीर बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए और हिंदू धर्म की वकालत करते हुए जस्टिफाई करता है। तो कट्टरपंथ इधर भी है उधर भी है। कट्टरपंथ ये उनमें ज्यादा है, ये तो बात माननी पड़ेगी। अतिवाद हो, उग्रवाद हो, कट्टरवाद हो, एक ही चीज के तीन तीन पहलू हैं, चाहे कहीं भी हो, और हिंदू का हो या मुसलमान का हो, अतिवाद किसी का ठीक नहीं है। बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे आज भी याद है कि जब बाबरी मस्जिद शुरू हुआ था, कर्फ्यू का टाइम था, तो हमारे पूरी कॉलोनी के अंदर 2 मुस्लिम फैमिलीज थी सर। हम हिंदू जितने भी होते थे, रात को जब पहरा दिया जाता था, उनके घर के आगे 5 आदमी खड़े करते थे कि इनके घर की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। और ऐसे दसियों एग्जाम्पल्स हैं हमारे जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरा सिर्फ ये मानना है सर कि ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, जातिवाद नहीं करेगा। मुझे मेरे अपने प्रोफेशन से मतलब है, रोजी रोटी से मतलब है। मेरा मुसलमान के बिना काम नहीं चलेगा, उनका हिंदू के बिना काम नहीं चलेगा, हम एक हैं। लेकिन वही है कि चुनाव में इसको कोशिश तो की जाती है कि शमशान कब्रिस्तान चुनाव के समय जिक्र आता है ना। वो लोग जिक्र करते हैं और हम लोग उसका ही वो बनते हैं। मोहरा हम लोगों को नहीं बनना चाहिए। आज हम लोग आपस में एक दूसरे को वो कर रहे हैं, हम लोगों को मोहरा नहीं बनना चाहिए। आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना चाहिए। अच्छा ये बताओ, शुरू में आपसे मैंने बात कर ली थी चुनाव को लेकर, तो आपने क्या मुद्दे बताए थे अपने? शायद आपने लॉ एंड ऑर्डर का फार्मा इंडस्ट्री बताया था कि लॉ एंड ऑर्डर तो सपोर्ट है, फार्मा इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिला है, मैंने बताया था। चलिए हाँ, आप खाया किसी ने, डॉक्टरों ने खाया, फार्मा वालों ने खाया है आगरे में, बाकी तो सब मरते ही रहे हैं। मैं तो साहब इंसानियत का पुजारी हूँ। मानवता सबसे पहला धर्म है। हिंदू, ठाकुर, जाट, बनिया, आमन, मुसलमान, ये सब बात की बातें। सबसे पहले हम इंसान हैं। सबसे पहले हमारा फर्ज, सबसे पहले नंबर पर इंसान है, दूसरे नंबर भारतीय हैं हम, तीसरे नंबर पर सनातनी हिंदू हैं, बाकी भाट तो ये बात की बात है। लेकिन इस आधार पर चुनाव में वोट देते समय तो लोग क्या करते हैं, अभी आपसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संजीव नागर है। तो आपने सुना नागर साहब, हम लोग थोड़ा चुनाव पर बात कर रहे हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या लोगों के जहन में? बिल्कुल सुना, मैंने सभी लोगों को सुन भी रहा हूँ, अभी सभी लोगों की राय सुन भी रहा हूँ। काफ़ी टाइम से हिंदू मुस्लिम के ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ हिंदू मुस्लिम को सबको बुला के हम लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारी ज़रूरतों के बारे में सोचना चाहिए, और हमारी जो आजकल की जो पीढ़ी है और उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरी राय यही है, क्योंकि हमारे आज बिजनेस धंधे सभी चौपट हो चुके हैं, और इस समय अपने बिजनेस को बचाने के लिए हम लोग किस हद तक जा रहे हैं, क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे हमें बहुत परेशानियां हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या परेशानी, थोड़ा खुल के बोलिए। परेशानियां टूरिस्ट एड का मेरा काम है। इस समय फतेहाबाद रोड पर अगर बात करूं तो टूरिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और लोगों के होटल्स, लोगों के रेस्टोरेंट सभी बंद पड़े हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, और हम लोग उनके बहकावे में आ रहे हैं। हमें बिल्कुल ये समझ लीजिए कि हमें वो देखना चाहिए कि हमें अपने आप को बचाना है, कैसे सेव रखना है। बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की हमारा रोजी रोजगार है ना, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आने वाली सरकारें ऐसी बननी चाहिए जिससे कि ये मैसेज जाए कि ये क्राइम भी खत्म हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी मिल रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही होके रह गया इंडिया के अंदर। तो आने वाली सरकार, मतलब कौन सी सरकार आपको लगता है कि ये सब पे ध्यान दे देगी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे हम लोगों को ही, ऐसे लोगों को सरकार में देखना चाहिए कि जो हमारे मुद्दे की हमारी बात कर रहा है, हमारे हित की बात कर रहा है, हमारी जनता की बात कर रहा है। ऐसी सरकार को आगे आना चाहिए और हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। कौन सी? ये तो हाइपोथेटिकल बात आप बोल रहे हैं। अब अच्छे मुद्दे हैं जिन पर, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य है ना, और ये किसान, ये सारे जो मुद्दे हैं इन लोगों की हमें ज़रूरत है। नहीं तो कौन ये मुद्दे उठा के अच्छा काम करेगी, ये बताइए ना, थोड़ा पत्ते खोलिए। पत्ते तो ये है कि ऐसा है, इस समय हमारी जो कई पार्टियां हैं, हमने देखा 30 साल से इसमें बीजेपी भी अपना बसपा को देखा है, और अब हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ चेंज चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर इस बार हम, अगर प्रियंका गांधी जैसे आ रही हैं तो हमारी, अगर वो आएँ और यहाँ पर कुछ, और कांग्रेस बहुत मुश्किल है 7 सीट वाली पार्टी। पक्षी बढ़ुआ है पूरा,
7 सीट वाली कांग्रेस जो अखिलेश यादव के साथ लड़के 7 सीट हासिल की, 47 अखिलेश यादव को, 7 सीट वाली को 203 सीट कैसे मिलेगी? 202 सीट पे सरकार कैसे बनेगी? नहीं, आप 70 साल देखिए, एक प्रदेश को क्यों लेते हैं? आप पूरे भारत को लीजिए ना। आप यूपी की बात करें, यूपी में ट्रेमेंडसली जब तक आपकी गवर्नमेंट नहीं होगी, देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो सभी देख प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो आपको अलग सोचना पड़ेगा। आप स्टेट लेवल पे सोचेंगे तो अलग सोचना पड़ेगा। आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे सोचते हैं, आप देखिए आप इस शहर में खड़े हुए हैं जो वर्ल्ड लेवल पे अपना आगरा शो करता है, ताज की वजह से आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे, स्टेट लेवल पे देखेंगे तो बहुत स्थिति खराब है। टूरिज्म की इंडस्ट्री, मैं टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, टूरिज्म सेक्टर की स्थिति हर जगह खराब है, इंटरनेशनली खराब है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही खराब है, लेकिन इंटरनेशनली पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पीएम को पाएंगे तो, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाएंगे तो आप अपनी कंट्री को नंबर 1 पे जाते हैं, आज देखना चाहते हैं। तो उस लेवल से अगर आप जाएंगे तो गवर्नमेंट को नहीं कहें, एज ए पर्सन कहें तो पीएम हमारा बहुत अच्छा है। अगर आप स्टेट लेवल पे जाते हैं और आप जो कहते हैं कि शहर में क्या हुआ, विकास क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको देखते हैं तो सीएम लेवल पे जाते हैं। सीएम लेवल पे जाते हैं तो शहर का विकास पिछली गवर्नमेंट भी रही, उन्होंने विकास किया, ऐसा नहीं कहेंगे। आगरा का हमारे का सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करना चाहते। आज से जो 60 साल पहले समस्या थी वही, डेवलपमेंट बहुत हुआ है आगरा का, मेट्रो आई, एक्सप्रेसवे बने, लेकिन वो स्लो पॉइजन हो जाता है हमारे लिए। तो अब आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी सरकार होगी? क्या जो आगरा का विकास करे, आदमी पर्सनल कहना चाहिए, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में आगरा का विकास हुआ है, नो डाउट नहीं हुआ, लेकिन एज ए अगर आप प्लेटफॉर्म पे लेके चलेंगे, जन में लेके सबको लेके चलेंगे तो सब चीज़ नहीं मिल सकती हैं। आज मेरा टूरिज्म सेक्टर डाउन है, लेकिन बाकी आप जगह फार्मास्यूटिकल है, अभी आप देखिए अदर सेक्टर है, बहुत अच्छा राइज कर रहा है, कोविड में भी बहुत अच्छा कमाया है लोगों ने, लेकिन टूरिज्म सेक्टर नहीं राइज कर पा रहा है, उसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। वो आपके हिसाब से कौन सी सरकार, अब उस पे आते हैं? गवर्नमेंट देखिए आज भी खराब नहीं है, गवर्नमेंट आज भी अच्छी है, लेकिन डिपेंड एक ये दिक्कत ही करता है स्टेट लेवल पर जब जाते हैं आप, वर्क करने वाला आपका जो है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ सीएम एज ए यूपी को सही लुक आफ्टर क्राइम के रेशियो में देखिए वर्क के लिए, लेकिन बिजनेस के रेशियो में अगर आप जाते हैं तो वो मामला हल्का हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई दोष नहीं है, गवर्नमेंट में कोई दोष नहीं है। हाँ, होना चाहिए, बिलीव इन कैंडिडेट होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम बीजेपी सपोर्टर, आई एम कांग्रेसी सपोर्टर। आज उनके घर बीजेपी सपोर्टर के घर पे अगर प्रियंका गांधी आ जाएंगी कि आपके घर के कैंडिडेट को आज हम विधायक के लिए टिकट दे रहे हैं, तो वो थोड़ी देर में कांग्रेसी सपोर्टर हो जाएगा। तो बिलीव इन कैंडिडेट होना चाहिए, अपने कैंडिडेट को देखिए कि वो कैसा है, किस तरीके का है, उस तरीके से उसका करिए जो आपके शहर का विकास करे। उसमें तो आज तक नहीं हुआ ना, किसी ने नहीं किया, 70 ईयर्स में किसी ने नहीं करा। ऐसा नहीं हुआ जिसने आगरा का डेवलपमेंट को आगे प्लेटफॉर्म पर रखा हो, चाहे यूपी लेवल पर रखा हो, चाहे सेंट्रल लेवल पर रखा हो। जनप्रतिनिधि जितने भी खड़े हुए हैं आगरा से, उन्होंने काम कितने दिन पहले प्रधानमंत्री कह गए थे आगरा में एयरपोर्ट की, पूरी भाषण में उन्होंने कहा था आगरा में एयरपोर्ट नहीं है, शॉकिंग न्यूज, और आज तक कुछ कम नहीं हुआ। गडकरी चलिए, बार अलग अलग तरह की लोगों की राय है। थोड़ा पीछे हटिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी आपकी क्या राय है? राय है कि गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ा ये बात ये बिल्कुल सही है, क्राइम रेट कम हुआ है, लेकिन मेन जो आइए आप आगे आइए। हम टूरिस्ट स्टेट से हैं, मैं जर्मन लैंग्वेज बोलता हूँ, आपका माइक भी शायद मेड इन जर्मनी है, तो जर्मन एस्कॉर्टिंग करता हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे टूर रहते हैं। तो और मेड इन जर्मनी यहाँ पढ़ लिया। जी, मैं जर्मन लैंग्वेज ही बोलता हूँ और मैं जर्मन एस्कॉर्टिंग करता हूँ, तो पूरी ऑल ओवर इंडिया हमारे टूर्स रहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि क्राइम रेट कम हुआ है, और लेकिन अकेले क्राइम रेट कम होने से ऐसा नहीं होता है कि मेन चीज़ अभी जो है रोजगार है। मैं टूरिस्ट स्टेट में जैसे अगर बिलोंग करता हूँ, भैया यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिया में पूरे 5 करोड़ लोग हैं जो इससे मैटर करते हैं। इसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को मतलब और सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं, ये बिल्कुल सही है कि कोरोना में नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ये सोच के चलते हैं कि कोरोना है तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी और मंदिर वगैरह, ये गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावे यूपी सरकार कर रही है कि 3.25 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया, 4.5 लाख 4.5 लाख नौकरियां दे दी यहाँ। उस हिसाब से तो रोजगार की बारिश हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में हो रही होगी। नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट 3 करोड़ बोल रही है, अगर 30 लाख को भी दिया, मेन प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमें दूसरे से भी उम्मीद नहीं है। हम मोदी जी को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? हमें एक्सेप्ट इसलिए करना पड़ रहा है कि राहुल गांधी को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो हमारा विपक्षी जब हमारे पास अच्छा नहीं है, ये अभी भैया दिखा रहे हैं कि क्राइम रेट में आगे यूपी सबसे आगे है। आपको पता है कि यूपी की पॉपुलेशन, ये बीच में एनसीआरबी का डेटा, मैं भी वैसे खोजता मोबाइल पे, ये एनसीआरबी का डेटा लेकर ये आ गए हैं कि कैसे अलग अलग अपराध के मामले में यूपी कैसे नंबर 1 है और कैसे अपराध बढ़े। हाँ, इसका जिक्र तो हम वैसे कर चुके जी। आपको पता है, मतलब ये जैसे बता रहे हैं, अभी बात चल रही थी कि हमारी अब यूपी की अगर क्राइम रेट ज़्यादा है तो आपको ये देखना चाहिए पहले कितना था और कितना। आपको पता है यूपी एक स्टेट है इंडिया में,
इंडिया में इस समय 29 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो यूपी की पॉपुलेशन 22 करोड़ है। अगर आप यूपी को अकेले एज अ कंट्री लेंगे तो ये 7th और 8th लार्जेस्ट कंट्री बनेगी इन द वर्ल्ड। आपको ये देखना चाहिए कि आप अगर आपको कहे कि हमें क्राइम बिल्कुल कम हो जाए क्राइम, तो आप पुलिस हटा दो ना, आप पुलिस हटा दो, आप आर्मी भी हटा दो, हम तो सबसे मिलकर। तो फिर अगर सब जगह क्राइम बन गया तो परमाणु बम क्यों बन रहे हैं? लेकिन वो इसलिए सवाल उठता है, एक सेकंड रुकिएगा, ये सवाल इसलिए उठता है जब रैलियों में मोदी और योगी कहते हैं कि यूपी में राम राज्य आ जाएगा, गुंडे भाग जाएंगे और सब यूपी में अपराध खत्म हो जाएगा, तो सवाल पूछा जाएगा। राम राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि यूपी में क्राइम में यूपी नंबर 1 हो कई सेगमेंट में, और तब आप हवाला देने लगे कि यूपी की आबादी 24 करोड़ है। रैली में यही बोलते हैं क्या कि 22 करोड़ की आबादी, अपराध होते रहेगा दोस्तों, अपराधों को लेकर ऐसा मत करना दोस्तों, नंबर 1 रहेगा तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क की तरह यूपी दोस्तों, ऐसे तो नहीं कहते। वहां तो कहते मित्रों यूपी में राम राज आ जाएगा दोस्तों, राम राज हमारी सरकार आ जाएगी, राम राज आ जाएगा, तो दोनों बात कहेंगे। तो कभी राम राज्य आया नहीं है, अब राम मंदिर तो बन रहा, चलो, लेकिन हमें ऐसा में कोई ऐसा स्ट्रिक्ट हमने वो नहीं है कि केवल राम मंदिर बन जाए तो हम कहेंगे नहीं बीजेपी के पास हमें जाना चाहिए। हमने इसलिए कही कि मेन चीज है रोजगार, एंड ऑफ द पॉपुलेशन में यही खत्म करा जाता है। बात यही खत्म करते हैं। रोजगार पे भी एक चीज है, आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स दे खाली, केवल हमारे यहाँ के, मैं आपको यूपी की पोजीशन बताता हूँ, मैं भी टूरिस्ट सेक्टर होटल की इंडस्ट्री की आज भी बताता हूँ, जबकि बंद पड़ी है 50%। आज जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ 6,000 रुपये का 8,000 का काम करता था, आज 10,000 में अवेलेबल नहीं है। कोविड के बाद मैन पावर महंगा हो गया। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, केवल यूथ ये चीज़ मांगता है, यूथ ये मांगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स मिले जो हमें वर्क नहीं करना पड़े, जो यहाँ स्टेट्स की पोजीशन है। हमारे सेक्टर में हेल्थ में चले जाइए, आप उसमें चले जाइए, एजुकेशन में जितने चले जाइए, लोग बाग घर बैठे हैं भाई साहब, जॉब्स करने को राजी। प्राइवेट सेक्टर में इतने जॉब, यहाँ चाइल्ड लेबर है, यहाँ एक मिनट, यहाँ चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर जिस सिटी में, जिस कंट्री में होती है, उस कंट्री में यूथ को वर्क नहीं मिल रहा है क्या? 6,000 रुपये का छोटा बच्चा 18 साल का काम कर रहे हैं, आप फिरोजाबाद चले जाइए, छोटी इंडस्ट्री में चले जाइए, यहाँ का यूथ जैसे यूपी का बड़ा होता है काम करने, वो कहता है 6,000 में काम नहीं करूँगा, 10,000 15,000 चाहिए, बिजनेसमैन कहाँ से ला के देगा, क्योंकि टैक्सेस इतने हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद खत्म करूँगा, वीडियो लंबा हुआ। एम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो क्या कहता है? कल परसों की एक रिपोर्ट आई है, लेस देन 1% यहाँ डिप्लॉयमेंट है सरकारी जॉब्स में। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? और आप जिस बात की बात कर रहे हैं 6,000 में काम नहीं करने चाहता है, बीए ग्रेजुएट जो आप करा रहे हैं उससे आप 12 घंटे काम, अभी लेबर इन्फोर्समेंट जो लॉ आया है उसमें आप 12 घंटे काम लेंगे। 6,000 रुपये में कौन 12 घंटे काम करना चाहिए? आप उसको सुविधाएं देंगे? आप उसको सुविधाएं तो दीजिए, आप उसको हरासमेंट कर रहे हैं, उसका एम्प्लॉयमेंट ऑफ हरासमेंट है वो। नहीं उसे है ही नहीं। 1% बाबूजी, 1% पर अब सब चीज आप सेगमेंट पे चले जाएंगे ना, डाटा पे चले जाएंगे। तो आप दोनों इधर आइए, एक मिनट इधर आके बात करिए, आगे आइए, इधर आइए दोनों लोग, हाँ इधर सामने आके बात करिए, क्या कहना चाह रहे, इधर आइए। हाँ साहब लाख रुपए की जॉब्स अदर सिटी कंट्रीज में कर रहे हैं। एक बीटेक नॉर्मल लड़का 2 लाख के पैकेज भी ले रहा है, और एक बीटेक पढ़ा हुआ घर पे दूध और सब्जी भी बेच रहा है। आप उस चीज को नहीं गए, वो उसमें आप कैलिबर को कहेंगे। आप जो, मैं खुद पीड़ित हूँ, मेरे यहाँ होटलियर है। लेकिन ये बताइए, ऐसा भी नहीं होगा ना कि जब आप सरकार में आने के लिए रैलियां करते हैं तब 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे, और जब सरकार 2-3 साल चल जाएगी तो इंटरव्यू में जी टीवी पे कहेंगे पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। ये तो नहीं कहेंगे। पकौड़ा 2014 सर, लेकिन पकौड़ा 2014 पकौड़ा 2000 पहले आप एक मिनट, पहले आपकी बात, एक मिनट, अरे कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए, एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए, एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए, आपकी बात का जवाब कंप्लीट होने दीजिए, एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए कि भाई जो बीए एमए पढ़ाई करके, सुनिए इधर आइए, जो बीए एमए करके पढ़ाई किया, जिसने अलग अलग टेक्निकल संस्थान से, पॉलिटेक्निक से, कहीं से जिसने डिग्री ली, पढ़ाई किया, वो रोजगार और नौकरी चाहता है। और जब आप रैलियों में कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो रैली में आपने पकौड़ा तलना नहीं कहा था। और पकौड़ा देश में 2014 के पहले भी तला जा रहा था, मोदी जी के पैदा होने के पहले भी तला जा रहा था। तलने वाले बढ़ गए होंगे, अलग बात है। तो उसको रोजगार का जामा नहीं पहनाया जा सकता है ना कि हमने क्रिएट किया पकौड़ा तलना, चाय बेचना और सड़क पे ठीहे लगा के चाट बेचना। आप सोर्स ऑफ इनकम किसको कहते हैं? जॉब्स को कहते हैं या बिजनेस को भी कहते हैं? आप सब चीज सब है। अगर आज से पहले अगर जाएंगे तो रेस्टोरेंट में खाना खाया करते थे, उससे पहले ढाबा हुआ करते थे। आज स्विगी, जोमेटो, इतने इंटरनेशनल ब्रांड आ गए हैं जो पकौड़ो छोड़ो आपको चाय भी सप्लाई कर रहे हैं। आप जब अगर वो उसमें जॉब्स नहीं है, जो आदमी क्रिएटिव है, मैंने बीएससी कंप्यूटर में किया, एक मिनट मैंने बीएससी कंप्यूटर में किया है, एमएससी किया है, बीटेक किया हुआ है, मैं आज होटल चला रहा हूँ। अगर मैं कहूँ मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही 5 लाख रुपए की, जो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है या मेरे वर्क की कैपेबिलिटी नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते जॉब के बाद में? आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क नहीं कर सकते क्या?
आप वर्क कर सकते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। पकौड़ा को नहीं, देखिए गवर्नमेंट्स आती हैं, हमने वादे तो सब करते हैं, लेकिन कितने लेवल तक अपडेट हैं हम उसको देखना होगा। आप अगर इन पकौड़े और जॉब्स में ही घूमते रहेंगे ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो आप कहीं फंस जाएंगे। जॉब क्रिएट करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी है? 1% से नीचे एम्प्लॉयमेंट रेशो है। केवल आप गवर्नमेंट में नहीं चलेंगे, आपको भी कुछ करना। तो फिर गवर्नमेंट मत बनाइए। अगर गवर्नमेंट में नहीं चलेंगे तो मत बनाइए गवर्नमेंट का काम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना नहीं कर सकते। एक बात बताओ, जब ये बात आई कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उस समय कहा था दोस्तों मित्रों अपने आप रोजगार खोज लेना, हमारा काम नहीं है, स्विगी जोमेटो सब खोज लेना। अच्छा देखिए बड़ी साफ सी बात है। आप अगर किसी भी सेगमेंट में जाएंगे तब आप कहेंगे कि साहब मैंने कहा था आगरा में जहाज भी चलेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी बनेंगे, मैंने कहा जॉब्स भी देंगे, किसानों को लोन भी देंगे, ये कहा था कि जो कोविड आ जाएगा तो फ्री राशन और वो भी देंगे, ये कहा था कि सबके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए जाएंगे, वो भी जाएंगे। जो गरीब है देखिए वैक्सीनेशन फ्री देंगे। ये जो आपात के टाइम पर जो आपको बेनिफिट्स मिले, लेकिन जो नहीं हुआ, मंदिर आज बनना है, जब नहीं बनना होता तो कहते मंदिर नहीं बना, अब बनना है तो उससे हमें कोई देखिए कोई भी कंट्री हो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है 2 चीजें, एजुकेशन और स्वास्थ्य। अगर 2 चीजें फ्री हो जाएं तो शायद मेरे ख्याल से किसी को कुछ नहीं चाहिए होगा। चलिए अब आ जाते हैं वापस। 2 करोड़ सुनिए साहब, 5 कमिटमेंट की थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। 35 रुपये मैडम का इनकी मंत्री का स्टेटमेंट था, 14 में 35 रुपये डीजल पेट्रोल बिकना चाहिए। नहीं वो तो बाबा रामदेव का था, वैसे इनका भी था, एक मैडम का था, स्मृति ईरानी। बाबा रामदेव ने आपकी अदालत में कहा था, वैसे नहीं वैसे भाषण में भी कहा था, भाषण बोला था वो काला धन आ जाएगा, तो जो काला धन आ गया सबको मिल गया, आपको तो मिला होगा। हमें नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। इतना काला धन आएगा तो वैसे ही पेट भरे सरदार है, खोपड़ी सबका साथ सबका विकास, न खाऊंगा न खाने दूंगा, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। इन 5-6 चीजों एक भी चीज हुई हो बता दो आप। मंदिर 5 बड़ी योजनाओं के नाम आगरा में अगर कोई गिना दे जो इस सरकार में 4.5 साल में हुए हैं, अभी इन्होंने 4.5 साल का अपना उत्सव मना रहे हैं, कोई 5 बड़ी योजनाएं जो बीजेपी गवर्नमेंट में इस वर्तमान बीजेपी नहीं मैं कहूँ वर्तमान गवर्नमेंट में 4.5 साल में अगर वो सरफेस पे आई हो, जो उनकी हो, कोई बता दे। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बाकी चीज़ों में अनएम्प्लॉयमेंट का तो आंकड़ा ही खराब है मेरे साथी का। जो सिस्टम में बदला है, मैं सरकार चुनता किस लिए हूँ? सुविधाओं के लिए। सरकार मुझे एम्प्लॉयमेंट दे, वादे करे वो निभाए, जो वादे उन्होंने किए। मैनिफेस्टो चेक कर लिया जाए, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था जो इन्होंने बनाया, और एक पिछली सरकार में बना था, उससे पहले भी सरकारें रही उनमें भी बना। मैनिफेस्टो का पेज वाइज पेज अगर आकलन किया जाए तो मुझे लगता है पहली सरकार बेहतर थी। भैया ने कहा था कि सरकार पिछली सरकार में अखिलेश जी कोई कह रहे थे अखिलेश जी ने काम किए थे, नो डाउट। इसको मैं भी कहता हूँ कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो सर यहाँ पे शायद उनकी कोई सीट नहीं थी, कोई थी आगरा में नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ यहाँ पे आगरा को बगैर सोचे समझे इतनी योजनाएं दी। उसका रीज़न ये है कि वो इंसान जो है विजनरी है, वो एक पढ़े लिखे हैं और ऑर्थोडॉक्सी और इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी आए, एक अच्छी सोच का हो, जिसका विज़न हो, जिसको देश को प्रॉस्पेरस ले जाने की आदत हो, जो प्रॉस्पेरिटी की बात करता हो, बच्चों को रोज़गार देने की बात करता हो, नौजवानों की बात करता हो, किसानों की बात करता हो। किसान 9 महीने से 8-10 महीने से लगातार बैठे हैं, मैं कहता हूँ कुछ भी सही है, सुनने तो जाइए। और भी नौजवानों के यहाँ मुद्दे हैं, कोई मुद्दे पे बात करने तैयार नहीं। आगरा के तमाम बेस मैं नहीं जाता, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अमेरिका, मैं नहीं जा रहा हूँ भारत में, मैं बात करता हूँ सिर्फ आगरा की बेसिक एम्यूनिटीज़ की किसको पड़ी है? आप उसको करिए ना, यहाँ लोग मर जाएं तो उस पर फोकस कौन करेगा? चलिए मोटे तौर पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों से लंबी बात हो गई, इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। सुबह का वक्त, ये सब मॉर्निंग वॉकर थे और अलग अलग ढंग से बातें की और बहुत मजबूती से इन्हें लगता है कि देश में सबको बिजनेस करना चाहिए। जैसे ये आप बिजनेस करते हैं? यस, मैं बिजनेस करता हूं। तो आप खुश नसीब हैं कि बिजनेस कर रहे हैं अपनी मेहनत से भी। हाँ, लेकिन जिस परिवार की आमदनी महीने में 3,000 भी नहीं होती है, 2,000 भी नहीं होती है, उस परिवार का बच्चा मुश्किल से कहीं पढ़ता है, सरकारी स्कूल जैसे भी पढ़ के उसके बाद BA करके कहीं टेक्निकल एजुकेशन से कुछ पढ़ाई करके बाहर जब
बेरोजगार होता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है कि कहीं से वो रोजगार के अवसर भी ना मिले, तो बहुत मुश्किल होती है कहना। और उसके बाद सब पढ़ के कहें कि आप पकौड़े लगा लो, ठेले लगा लो, खोमचे लगा लो, तो मुझे लगता है ये पकौड़ा बेचना और खोमचा लगाना भी एक रोजगार हो सकता है। लेकिन पढ़ लिख कर आदमी खोमचे लगाने के लिए नहीं पढ़ाई करता, फिर पहले दिन से तय कर लेगा कि मुझे खोमचा लगाना, इतना लोड क्या लेना है 20 साल 15 साल पढ़ाई का। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। आपको बधाई दूं, आप आए, बहुत अच्छा, आप ग्राउंड जीरो पे बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हो और आपका आगरा में बहुत स्वागत है। रबड़ी मिला खाया पूरे थे और यहाँ मठाऊ ना मिल लो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।